इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास निकालने से पहले हमें निकालना होगा उसका वैलेंस फैक्टर। हमने वैलेंस फैक्टर निकालना सीखा भी था। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो सबसे पहले हमें वैलेंस फैक्टर निकालना आना चाहिए। अब जैसे I2 का अगर आपसे क्वेश्चन किया है, फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ द I2 इन द फॉलोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। I2 है आपका, I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, अभी I2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये -1 में जा रहा है, और यहाँ जीरो से किस में जा रहा है, 4 2 जा 8, और यहाँ आप अगर निकालेंगे तो x + 4 - 2 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा +7। ठीक है, तो ये किस में है आपका, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर 0 से -1 में गया, मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो खुद का रिडक्शन किया, तो ये क्या कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन कर रहा है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। I2 0 से +7 में गया है तो वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन तो कर रहा है, बिहेव किसकी तरह कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है प्यारे बच्चों। अब ये 0 से -1 में गया, डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितने का है, 1 का है। 1 से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। I2 2 आयोडीन है तो 2 से डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 से अगर ये डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, 2 का डिफरेंस आएगा। अगर हम इधर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो 0 से ये जा रहा है +7 में, कितने का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। 7 से इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। I2 बिकॉज 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 से इंक्रीज कर रहा है। अब आप बात करें कि इधर 2 है और इधर 14 है। अब हमसे पूछा है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास से पहले हमने क्या निकाला है, इसका वैलेंस फैक्टर। तो इसके लिए वैलेंस फैक्टर की बात करें हम तो वैलेंस फैक्टर क्या, जैसे इक्विवेलेंट मास होता है मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा है हमारा, ये है, इसके लिए वैलेंस फैक्टर आपका 14 है प्यारे बच्चों। अब आपसे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए वैलेंस फैक्टर की बात करें हम तो वैलेंस फैक्टर इसके लिए आपका 2 है प्यारे बच्चों। जब हम किसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंट मास की बात करेंगे तो हमारा होता है मोलर मास अपॉन जो भी उसका वैलेंस फैक्टर है जो कि है 14। अब हमसे पूछा है ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके लिए इक्विवेलेंट मास तो m/2। अब आपसे पूछा है कि टोटल इक्विवेलेंट मास निकालिए, तो हम निकालेंगे इधर टोटल इक्विवेलेंट मास। अगर हमें टोटल करना है तो दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हमने निकाला टोटल m/14 प्लस m/2। अब इसका क्या करना है, इसमें जनरल मैथ्स लगा के इसका एलशियम वगैरह लेना है। इसका एलशियम हमने 14 लिया, 14 डिवाइड बाय 14 1, तो m आ गया। 2 से इसको डिवाइड किया तो 7 आया, 7 को m से मल्टीप्लाई किया तो 7m आया प्यारे बच्चों। आपका आंसर आ गया 8m/14। आप इसको अगर कट करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 और 7, तो आप लिखेंगे इसको m/7/4। क्योंकि आपने किस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा कि मास अपॉन वैलेंस फैक्टर, तो जो टोटल वैलेंस फैक्टर आता है वो कितना आया आपका 7/4 आया प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें वैलेंस फैक्टर के फॉर्मूले की तो वैलेंस फैक्टर का भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है। क्योंकि हमसे वैलेंस फैक्टर पूछा है I2 का तो हमें वैलेंस फैक्टर टोटल बताना है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब बिहेव कर रहा था तो उसका ओवरऑल वैलेंस फैक्टर क्या आया। तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वैलेंस फैक्टर इज इक्वल्स टू A × B अपॉन A + B।
ए और बी क्या है, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, किसी एक के लिए कैसे भी आप मान लो, उसके लिए दिया हुआ जो भी आपके वैलेंस फैक्टर निकला है वो। तो हम निकालेंगे हमारा टोटल वैलेंस फैक्टर। टोटल वैलेंस फैक्टर की बात करते हैं तो हमारा यहाँ से आंसर आ चुका है 7/4। अब इसको प्रूफ करना है कि ये सही आया है, तो हम यहाँ पुट करते हैं इस वैल्यू को। हमारा एक वैलेंस फैक्टर क्या है प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू या तो आप 2 मान लो या 14 मान लो, ए और बी ऐसे मानने हैं। तो 2 × 14 अपॉन 2 + 14, 2 × 14 आपका होता है 28 और ये आता है 16। जब आप इसे कट करेंगे तो क्या आएगा आपका, जैसे आप 2 से कट करें या 4 से कर सकते हैं, तो आपका वही 7/4 आंसर आने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको समझ आया होगा कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द H2O2 इन द फॉलोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। H2O2 का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, H2NO2 वो बना रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक का रिडक्शन एंड एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अभी ये किस में है, -1 फॉर्म में, यहाँ ये किस में है, -2 में है, और यहाँ ये किस में है, 0 में है प्यारे बच्चों। -1 से -2 में अगर ये जा रहा है मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया है तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आया, ऑक्सीडेशन नंबर में 1 से डिक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन नंबर 1 से डिक्रीज कर गया प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 2 है, तो 2 से ये डिक्रीज कर गया। ओके, अगर हम यहाँ पर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो ये किसकी तरह बिहेव, ये कर तो खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। बिहेव किसकी तरह कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कर रहा है, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है, तो ये खुद का तो रिडक्शन कर रहा है एंड दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये O2 से H2O2 से O2 में गया है, -1 से ये 0 में जा रहा है, मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, डिफरेंस कितने का आया आपका, 1 से इंक्रीज कर गया ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका O2 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इसीलिए ये 2 से इंक्रीज कर गया। तो आपका A और B वैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, A × B अपॉन A + B। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 × 2 अपॉन 2 + 2, 4/4 = 1 आपका आने वाला है। आपका टोटल वैलेंस फैक्टर क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट आंसर्स दे रखे हैं आपको, किसके इक्विवेलेंट मास निकालना है। इक्विवेलेंट मास का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट मास = मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। आपके मोलर मास की बात करें तो H2O2 का मोलर मास होता है, कैसे निकालते हैं मोलर मास, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन तो 2। ऑक्सीजन की बात करें तो 16 × 2 32, तो 34 आपका मोलर मास हो गया। तो 34 अपॉन वैलेंस फैक्टर, टोटल वैलेंस फैक्टर लिखेंगे हम तो 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ चुका है, इक्विवेलेंट मास आपका 34 हो चुका है। आपका आंसर सेकंड है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी की। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके इक्विवेलेंट्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इक्विवेलेंट से मतलब क्या है, जो भी उसके नंबर ऑफ मोल्स है उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके वैलेंस फैक्टर से तो हमें मिलता है उसका इक्विवेलेंट, यानी कि उसे ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी क्या कहता है, ऑल द कंपोनेंट्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन हैव इक्वल इक्विवेलेंट्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी कंपोनेंट्स के इक्विवेलेंट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी हमें कह रहा है। दिस जनरलाइज्ड इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। इसी जो लाइन है इसी को हमने क्या बोला है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी बोला है। अब हम प्रूफ भी करके देखते हैं कि हमने लिया है एक एग्जाम्पल।
हमने लिया N2 + 3H2 गिव्स अमोनिया। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इनके मोल्स, लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखे इसके मोल्स। यहाँ मोल्स क्या होता है बच्चों, जो भी आगे लिखा होता है वही आपका मोल्स है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है। इसके मोल्स की बात करें तो 1 है, इसके मोल्स की बात करें तो 3 है, और इसके मोल्स की बात करें तो 2 मोल्स यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों। अब बात करते हैं वैलेंस फैक्टर की। तो वैलेंस फैक्टर इसका मैम पहले भी निकाल चुकी है, पिछले लेक्चर में भी, तो आपको या तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, फिर भी मैम एक बार वापस निकाल के आपको समझा रही है ताकि आप भूलो नहीं बच्चों। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ, या इसकी -3 में है नाइट्रोजन, और हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ ये 0 में है और यहाँ +1 में है प्यारे बच्चों। यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितने का, 3 का। 3 से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 2 नाइट्रोजन है तो 3 × 2 आपके 6 से ये डिक्रीज कर रहा है। हाइड्रोजन की बात अगर हम करेंगे तो हाइड्रोजन आपका इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन से, डिफरेंस 1 का है, तो 1 से इंक्रीज किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इंक्रीज किया, तो इसका वैलेंस फैक्टर आपका 2 आ गया। अब हम बात करते हैं अमोनिया के वैलेंस फैक्टर की। अमोनिया का वैलेंस फैक्टर चेक करेंगे तो हम इधर से इधर चेक करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ -3 में है और इधर 0 में है। नाइट्रोजन -3 से 0 में जा रहा है, कितने का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस। नाइट्रोजन हमारा कितना है, 1 है, तो इसका वैलेंस फैक्टर आपका 3 आ गया है। और हाइड्रोजन से भी जब चेक करते हैं तो 3 ही आता है प्यारे बच्चों। हम वैलेंस फैक्टर की बात करें, हमने निकाला इधर 6, इधर निकाला हमने कितना, 2, इधर हमने निकाला हमारा 3। ये हमारी किसकी वैल्यू है, वैलेंस फैक्टर की। अब हम क्या निकालेंगे, इसके इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। इक्विवेलेंट्स जब हम निकालेंगे तो वो इक्वल आने चाहिए। इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो उसके मोल्स प्रेजेंट है उसको वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वही हमारे इक्विवेलेंट्स यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों। 6 × 1 = 6, 3 × 2 = 6। ये क्या आ रहे हैं, आपके इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं, 6 इक्विवेलेंट्स, 6 इक्विवेलेंट्स। 2 × 3 = 6, ये भी क्या है आपके 6 है। तो हमने देखा कि हमारे जो ग्राम इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के हर कंपोनेंट्स के ग्राम इक्विवेलेंट सेम आ रहे हैं, जो कि 6 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं कि इक्विवेलेंट्स क्या होता है। इक्विवेलेंट्स के जनरली हमें सिर्फ फॉर्मूले याद करने होते हैं। इक्विवेलेंट्स या फिर इन्हीं को हम कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, या फिर हम बोले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये सेम ही बात है। इनके फॉर्मूला लिखने की बात करें हम तो इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अभी पढ़ा है लेटेस्ट। जनरली ऐसा होता है कि वेट इनटू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट में जब हम इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट्स यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट्स मिलते हैं बच्चों। इसी को मॉडिफाई किया है या इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स को हम n लिख देते हैं और वैलेंस फैक्टर को हम x लिख देते हैं। इसको ऐसे भी याद रख लेते हैं। ये आपका इक्विवेलेंट्स का सेकंड फॉर्मूला हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूला पे। इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट्स का एक और फॉर्मूला होता है आपकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम। ये भी किसका फॉर्मूला हो गया, इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला हो गया। बात करते हैं हम इक्विवेलेंट वेट की, इक्विवेलेंट मास की।
अगर हम इक्विवेलेंट मास की बात करें तो इतनी देर से हम फॉर्मूला लिखते आ रहे हैं, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू आपका मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन सभी फॉर्मूलाज को याद रख के हम क्वेश्चन अब आगे करेंगे। आपको सबसे पहले ये लर्न होना चाहिए कि इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, इन्हीं को ग्राम इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कह रहे हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला तो हुआ आपका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इसको भी मैम लिख देती है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का अलग से फॉर्मूला है मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर। मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर से हम क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। इक्विवेलेंट का दूसरा फॉर्मूला है आपके मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर। मोल्स को हम n से और वैलेंस फैक्टर को x से भी डिनोट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका ml में होगा, दोनों ml में होना चाहिए या दोनों लीटर में होना चाहिए, या फिर मोलैरिटी को मतलब नॉर्मेलिटी को अगर आप मोलैरिटी के बेसिस पे लिखेंगे तो मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर इंटू वॉल्यूम। हम किसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स का लिख सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स पता चल गए, इक्विवेलेंट्स पता चल गए, तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो हमने क्या पढ़ा, हाउ मैनी मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सीलेट कैन बी ऑक्सीडाइज कंप्लीटली बाय 0.2 मोल KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। आपको क्या करना है, फेरस ऑक्सीलेट के मोल्स निकालने हैं। हमें किसके मोल्स दिए हुए हैं, KMnO4 के मोल्स दिए हुए हैं, और मीडियम कैसा है, एसिडिक दिया हुआ है। फेरस यानी कि Fe अपनी +2 फॉर्म में है, ऑक्सीलेट C2O4 -2 होता है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, फेरस ऑक्सीलेट का फॉर्मूला हो गया। बात करते हैं हम किसकी, KMnO4 की। ये क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन दे रहा है। जनरली क्या होता है, ऑक्सीडाइज अगर होगा तो Fe आपका +3 में जाएगा, ऑक्सीलेट आपका CO2 में जाएगा, और आपका मैंगनीज +2 में जाएगा। बिहेव किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करेगा, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। प्यारे बच्चों, अभी ये किस फॉर्म में है, ये अपनी +2 में है, ये अपनी -2 में है। ये किस, अब -2 तो ओवरऑल होता है, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन आपका +3 में। अगर आप मैग्नीज की बात करेंगे तो मैग्नीज आपका +7 में है, और अब वो किस में चेंज हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ से आपने ये रिएक्शन लिखी क्यों है, क्योंकि हमें निकालने इसके वैलेंस फैक्टर, जिससे हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। इसके और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने, और इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको 0.2 दे रखा है, इसके नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। इसके लिए वैलेंस फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो अभी हम निकालेंगे, जिसके लिए हमने इक्वेशन लिखी है। Fe +2 है, किस में गया, Fe +3 में गया। Fe कितने हैं, 1 है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इसके बाद कार्बन की बात करें, कार्बन +3 में है, उधर कितने में गया है, +4 में गया है। यहाँ पर कार्बन आपका किस फॉर्म में है, +4 फॉर्म में है। प्यारे बच्चों, +4 से +3 से वो किस में गया है, +4 में गया है। +4 में गया है तो कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। लेकिन हमारे कार्बन यहाँ 2 है तो 2 का डिफरेंस, टोटल कितना हुआ, 2 + 1 3 का डिफरेंस। हमारा वैलेंस फैक्टर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 3 आ गया। किसके लिए, फेरस ऑक्सीलेट के लिए। अब हम बात करते हैं KMnO4 की। ये किस में है, +7 में है, किस में गया है, +2 में गया है। डिफरेंस कितने का है, 5 का है। डायरेक्ट भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स की वैल्यू 1 के लिए और 2 के लिए कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये क्या, कौन कहता है ऐसा, हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहता है,
ठीक है प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी का ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी कि इक्विवेलेंट्स सभी कंपोनेंट्स के लिए कैसे होते हैं, सेम होते हैं प्यारे बच्चों। इक्विवेलेंट्स की बात करें तो हम खोलते हैं हमारा फॉर्मूला N1 X1 N2 X2, वैलेंस फैक्टर को X भी लिखते हैं। N1 की बात करें तो हमें वो निकालना है, वैलेंस फैक्टर की बात करें तो 3 है, N2 की बात करें तो 0.2 है, ये आपको यहाँ दिया हुआ था 0.2 मोल, वैलेंस फैक्टर आपका 5 है। अब क्या होगा, N1 की वैल्यू हम जनरल मैथ्स निकाल देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट अगर जाएगा तो नीचे 10 आएगा, 5 2 जा 10 होता है तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका आंसर 1/3 आ चुका है। इसके कितने मोल है, 1/3 मोल है। आप डिवाइड कर सकते हैं, 0.33 आंसर ला सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड completely by 0.3 mole KMnO4 in acidic medium। ये भी किसकी बात कर रहा है, हमारे एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, फेरिक ऑक्सीलेट, फेरिक मीन्स Fe आपका +3 में है, ऑक्सीलेट आपका -2 में होता है। फॉर्मूला जब हम निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो Fe C2O4, ये जब इधर जाएगा तो इधर 2 और ये 3 इधर जाएगा तो 3, ये आपका फेरिक ऑक्सीलेट हो गया। क्या आ रहा है आगे, KMnO4, क्या किया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया, Fe +3 में ऑक्सीडाइज हो सकता है हाईएस्ट, ये आपका CO2 बनाएगा और ये आपका Mn+2 में रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर ये +3 में है, उधर +3 में है, कोई डिफरेंस नहीं है, चिल रहो। यहाँ पर ये +3 में है, इधर +4 में गया है, डिफरेंस कितने का है प्यारे बच्चों, 1 का डिफरेंस है। अगर 1 का डिफरेंस है तो 1 लिखा। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन कितने हैं, क्या आपको 2 कार्बन दिख रहे हैं, नहीं है, 6 होने चाहिए, दिखने चाहिए, मैम ने पहले भी समझाया था, 3 × 2 6, तो आपका वैलेंस फैक्टर क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम किसकी बात करें, मोल्स की बात करें। यहाँ के मोल्स हमें निकालने हैं, यहाँ के मोल्स आपको दे रखे हैं। यहाँ के वैलेंस फैक्टर की बात करें तो आपका 6 आया, और यहाँ के वैलेंस फैक्टर की बात करें तो आपका 5 आया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी LOE क्या कहता है आपका कि इक्विवेलेंट जो होते हैं कंपोनेंट 1 एंड 2 के लिए सेम होते हैं। सेम होते हैं तो फॉर्मूला लगाएं हम, N1 X1 = N2 X2। N1 की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है प्यारे बच्चों, और X2 की वैल्यू, X1 की वैल्यू आपकी 6 हमने निकाली है, N2 0.3 दिया हुआ है, X2 आपको 5 दिया हुआ है। N1 की बात जब हम करते हैं तो 0.3 × 5/6, पॉइंट की बात करें तो नीचे 10 आ गया। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका 2, ये आपका 2, 1/4 मोल्स यानी कि 0.25 मोल्स, कितना आ गया आपका, 0.25 मोल्स आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 40 ml ऑफ एसिडिफाइड सोल्यूशन of 0.4 m iron second is completely oxidized by 32 ml of KMnO4 solution. What is the molarity of the KMnO4 solution? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम देखते हैं। 40 ml क्या दिया हुआ है आपको, सोल्यूशन दिया हुआ है, किसका, आयरन सेकेंड का।
तो Fe+2 में है, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में, और Mn आपका Mn+2 में चला जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी, +2 से +3 जा रहा है, 1 इसका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पर ये +7 से +2 जा रहा है, 5 वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। क्या अभी इस वैलेंस फैक्टर का काम है, हमें देखते हैं है या नहीं है, पर अभी तक तो हम वैलेंस फैक्टर ही निकालते हुए आ रहे थे ना। 40 ml आपको एसिडिफाइड सोल्यूशन दिया है, 0.4 m आयरन, इसके आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, वो भी किस में, मोलैरिटी में दे रखी है। मोलैरिटी की बात करें, Fe+2 के लिए आपको 0.4 m दिया हुआ है, और अगर इधर बात करें तो इधर आपको 32 ml वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 32 ml। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हमसे पूछा है कि मोलैरिटी आपको निकालनी है KMnO4 सॉल्यूशन की। अब मोलैरिटी निकालने से पहले Fe+2 का हमें क्या निकालना है, 40 ml हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। बिकॉज दोनों ml में दिया हुआ है, हम फॉर्मूला लगाते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी क्या कहता है हमसे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहता है कि इक्विवेलेंट सेम होते हैं 1 और 2 कंपोनेंट के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला 3 याद करो। इधर भी हम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम निकालें, हमें क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, और हमें दी हुई भी क्या है, मोलैरिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी का नाम नहीं है, तो नॉर्मेलिटी को हटाओ बच्चों। क्या है, मोलैरिटी इनटू x यानी कि वैलेंस फैक्टर इनटू वॉल्यूम। इधर भी क्या हुआ, मोलैरिटी इनटू x इनटू वैलेंस वॉल्यूम, x आपका वैलेंस फैक्टर, v आपका वॉल्यूम। ये बात कर रहे हैं हम Fe+2 की, इधर बात हो रही है आपकी KMnO4 की, या फिर आप लिख दें इसमें 1 और 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप जो भी वैल्यू रखेंगे इधर Fe+2 की और उधर KMnO4 की, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मोलैरिटी की बात करें तो आपकी मोलैरिटी इधर दे रखी है 0.4, x की बात करें आपका वैलेंस फैक्टर है 1, वॉल्यूम की बात करें हम तो आपके वॉल्यूम इधर दे रखा है 40 ml। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि इधर मोलैरिटी क्या है वो हमें निकालनी है। वैलेंस फैक्टर की बात करें तो 5 है, वॉल्यूम की बात करें तो 32 ml है। अब आपको क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी आइटम इधर भेज देंगे। 0.4 इंटू 14 अपॉन 5 इंटू 32 इज इक्वल टू m। अब ये आपकी जनरल मैथ्स है, आप मैथ्स लगा के कर सकते हैं। हम करना चाहें तो हम हमारी मैथ्स लगा लेते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 8 बार ये आपका कट चुका है, 4 2 क्या आया नीचे, 1/10 आया, 1/10 का मतलब 0.1 m। आपकी इसका आंसर आया 0.1 मोलर। मोलैरिटी कितनी आई, 0.1 आई। ठीक है प्यारे बच्चों, होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं डिटरमाइन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि डिटरमाइन मोल्स ऑफ I माइनस रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1.58 ग्राम ऑफ द KMnO4 इन द बेसिक मीडियम। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, बेसिक मीडियम देखेंगे। आपको मोलर मास दिया हुआ है और आपको ग्राम्स दिए हुए हैं। ये दिए हुए हैं मीन्स कुछ ना कुछ कारण से ही दिया होगा, ऐसे तो कौन देता है, कोई नहीं देता।
सबसे पहले हम इक्वेशन लिखना चालू करते हैं, तो I माइनस KMnO4 बेसिक मीडियम में क्या बनाएगा, I माइनस आपका IO3 माइनस में, और ये आपका MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। MnO2 मतलब ये +4 है, यहाँ पर ये आपका +7 है, यहाँ I -1 है, यहाँ हम बात करें तो +5 है। ठीक है, सबकी हमने क्या लिखी, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, कि चेंज कितने का आ रहा है। I माइनस से आप जा रहे हैं +1 में, -1 से +5, 6 का डिफरेंस। I आपका 1 है, 6 ही आपका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। यहाँ आप बात करेंगे डिफरेंस कितने का है, 3 का है, तो 3 आपका वैलेंस फैक्टर हो जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ वैलेंस फैक्टर, तो यहाँ 6 और यहाँ 3 आ गया। अब क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स आपको निकालने हैं I माइनस के, और KMnO4 का आपको ग्राम दे रखा है और मोलर मास दे रखा है। ग्राम और मोलर मास दे रखा है मीन्स यहाँ पर आपको मोल्स का जुगाड़ दे रखा है प्यारे बच्चों। मोल्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है, जो भी गिवन अमाउंट है, गिवन अमाउंट इन ग्राम्स अपॉन आपका मोलर मास। गिवन अमाउंट कितना है, 1.58 है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दी एग्जामिनर ने आपके, 1.58 है। यहाँ से ये आप पॉइंट हटाओ, 100 नीचे लाओ, 0.001 पाओ, नहीं 0.01 पाओ। ठीक है, ये क्या है, आपके मोल्स आए, किसके मोल्स आए, KMnO4 के आए। मोल्स की बात करें तो हमें इसके मोल्स I माइनस के मोल्स हमें निकालने हैं, और इसके मोल्स हमने निकाल लिए 0.01। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि I माइनस के मोल्स कितने हैं। हम क्या लगाएंगे, हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी हमसे क्या कहता है कि इक्विवेलेंट ऑफ द वन कंपोनेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ 2। ठीक है, हमने ये लगाया, इसका क्या लगा देंगे, हमको क्या दिया है, वैलेंस फैक्टर दिया है और मोल्स दिए हैं। हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वैलेंस फैक्टर और मोल्स वाला लगाएंगे। अब बच्चों ये कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए ना कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाए, मैडम हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो आपको गिवन है उसी से रिलेटेड फॉर्मूला आप लगाएंगे। सबसे पहले मैम भी क्या कर रही है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको देख रही कि क्या क्या दिया हुआ है और इससे हम क्या क्या जुगाड़ सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, तभी तो हम फॉर्मूला पता लगा पाएंगे कि हमें ये फॉर्मूला लगाना है। N1 की बात करें हम, तो हमने N1 डिटरमाइन करना है। X1 की बात करें तो 6 दिया हुआ है, N2 की बात करें तो 0.01 निकाला है, X2 की बात करें तो 3 निकाला है। 7 - 4 3 का डिफरेंस था, तो 3 आपका वैलेंस फैक्टर था। N1 की बात करें आप तो N1 इज इक्वल टू 0.01 × 3/6। पहले तो आप 100 लगा दो, 3 2 कर दो, आपका आंसर किसके किसके करीब आ रहा है वो देख लो। 1/200 मीन्स 0.05, 005 या 05, क्या यही है। 1/2 को आप 0.5 लिखते हो, 100 का डिवाइड करेंगे तो 0.005, ये आपके मोल्स आ गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे अच्छे वाले क्वेश्चन की अच्छे वाले क्वेश्चन से मतलब है नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि डिटरमाइन द मोल्स ऑफ द K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2।
अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। अब आपको 22 ग्राम दे रखा है, तो ये किसी न किसी कारण से तो दे ही रखा होगा, क्यों बच्चों। लेकिन इधर आपको क्या दिया हुआ है, इसके आपको मोल्स निकालने हैं और इक्वेशन आपको दी हुई है। सबसे पहले आप इससे वैलेंस फैक्टर निकालेंगे। तो वैलेंस फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ +3 में, यहाँ +4 में, 1 का डिफरेंस, कार्बन 2, 2 का डिफरेंस, वैलेंस फैक्टर आपका 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके वैलेंस फैक्टर की बात करते हैं तो क्रोमियम आपका किस में है, यहाँ पर 7 2 जा 8। सबसे पहले आप क्या करें, इसका Cr2O7 -2 से आप Cr का क्या निकालें, वैलेंस फैक्टर निकालें, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। कैसे निकालते हैं, x 2 क्रोमियम +7 -2 -2 2x इज इक्वल टू -14 -2 2x इज इक्वल टू 14 -2 x इज इक्वल टू आपका 16/2। कहाँ से 16, 12/2। क्या हो रहा है, 14 -2 12/2 आपका 6 क्या आया, ऑक्सीडेशन स्टेट आया। ये आपका किस में है, +6 में है। किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। डिफरेंस कितने का है, 3 का है। 3 का डिफरेंस है, लेकिन 2 क्रोमियम है तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 का डिफरेंस है, तो 6 आपका वैलेंस फैक्टर हो गया प्यारे बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो मैडम आपका तरीका बताते हैं कि आप कैसे करने वाले थे इस क्वेश्चन को। आपने देख लिया कि जैसे 22 ग्राम CO2 दिया हुआ है, तो 22 ग्राम CO2 का मतलब क्या दिया हुआ है आपको, मोल्स दिए हुए हैं। अब आप कहेंगे मैडम 22 ग्राम दिया हुआ है, मोल्स कहाँ दिए हुए हैं, दिए हुए हैं बालक, दिए हुए हैं। आप क्या निकालें, सबसे पहले मोलर मास निकालें, किसका, CO2 का। कितना होता है, 44 ग्राम होता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैम ने आपको बताया था मोल्स का फॉर्मूला, जो था आपका गिवन अमाउंट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। तो मोल्स क्या थे, हमने गिवन अमाउंट कितना 22 ग्राम, मोलर मास कितना 44 ग्राम, मोल्स कितने 1/2 मोल्स। ठीक है प्यारे बच्चों, हाफ मोल्स निकले किसके, CO2 के। अब मोल्स आपके CO2 के निकले हैं, तो क्या आप वैलेंस फैक्टर C2O4 का नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। लेकिन आप तो यही रखने जा रहे थे, यही तो गलती मैम आपको समझाना चाहती है कि जिसका आपको ग्राम या मोल्स आपने जिसके निकाले हैं उसी का आप क्या रखें, क्या रखेंगे, वैलेंस फैक्टर रखेंगे। तो हमें CO2 का भी वैलेंस फैक्टर निकालना है। CO2 का वैलेंस फैक्टर निकालने के लिए इधर से आपको इधर देखना पड़ेगा, 4 से 3 1 का डिफरेंस, तो इसका वैलेंस फैक्टर 1 आ गया, क्योंकि कार्बन आपका 1 ही है। ये किस में है, +4 में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या आ गया आपका 1 आ गया, क्या आया, ये 1 वैलेंस फैक्टर आया। अब आप क्या निकालेंगे, इसका हमें निकालना है K2Cr2O7 के मोल्स, यानी कि इसके मोल्स। तो हमने क्या लगाया, हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी, जो हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी कहता है कि इक्विवेलेंट सेम होते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन फॉर ईच कंपोनेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं अब इक्विवेलेंट्स की। इनको करते हैं इक्वल, तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे N1x1 N2x2। N1x1 की बात करें तो आपका N1 यानी कि मोल्स आपके इधर कितने दिए हुए हैं, हाफ मोल्स निकाले आपने। 1 किसको बोला हमने, K2Cr2O7 को। तो इसके मोल्स तो हमें निकालने हैं, वैलेंस फैक्टर x दिया 6 दिया हुआ है,
N2 आपने निकालना नहीं है, N2 हमने निकाल लिया है हाफ, और आपको x2 1 रखना है। यही गलती होती है बच्चों से कि वो क्या रखते हैं, इसका वैलेंस फैक्टर 2 रख देते हैं और आंसर क्या टिक करके आते हैं, ये टिक करके आते हैं। लेकिन आंसर आपका ये आना है, कैसे आना है, ऐसे आना है बच्चों कि N1 इज इक्वल टू आपका 1/6 × 2 यानी कि 12 हो गया, 1/12 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आप इसका मोल्स लिख रहे हैं, वैलेंस फैक्टर इसका लिख रहे हैं, नहीं। जिसके आपने मोल्स रखे हैं उसी का आपने क्या रखना है, वैलेंस फैक्टर रखना है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्या कहता है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeS2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको क्या करना है, FeS2 का फॉलोइंग रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट वेट इतनी देर से निकाल रहे हैं हम, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे आपको ये दे रखा है मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट लिख दो, आपके क्या जा रहा है, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको किससे डिवाइड करना है, उसके वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो मैडम भी आपके साथ करती है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में कीजिए। FeS2 अभी यहाँ किस में है, +2 में है, और ये किस में है, -1 में है। ये आपका 0 में है, ये +3 में दिया हुआ है, यहाँ पर ये +4 में गया है। ठीक है, ठीक है, +2 से +3 गया है, मीन्स कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस। Fe1 ही है तो 1 का ही डिफरेंस है। S2 की बात करें तो S2 आपका किस में जा रहा है, -1 से +4 में जा रहा है। कितने का डिफरेंस, क्या डिफरेंस 4 का है, क्या डिफरेंस 3 का है, क्या डिफरेंस 5 का है, आंसर करो। डिफरेंस 5 का है प्यारे बच्चों। S2 है, 2 सल्फर है तो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 का डिफरेंस है। तो आपका वैलेंस फैक्टर क्या आ जाएगा, किसके लिए, FeS2 का वैलेंस फैक्टर आप निकाल रहे हैं, जो क्या हो जाएगा, 10 + 1 यानी कि 11 हो जाएगा। आप किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर होता है। हमने इसका ओवरऑल वैलेंस फैक्टर 11 निकाल चुके हैं, तो आपको आंसर साफ साफ दिख रहा होगा कि C है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, जो कि आपका 11 आया है। तो आपका आंसर ये हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है बच्चों, टाइट्रेशन में एक नोन होता है और एक अननोन सोल्यूशन होता है। आपने 10th क्लास से टाइट्रेशन करना स्टार्ट किया होगा होप। टाइट्रेशन में आप एक ब्यूरेट लेते हैं, नीचे आप अपना कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। ब्यूरेट में आप नॉन सोल्यूशन का, मतलब नॉन कंसंट्रेशन का, नॉन वॉल्यूम का सोल्यूशन इसमें डालते हैं। फिर क्या करते हैं, नीचे कॉनिकल फ्लास्क में आप अननोन सोल्यूशन लेते हैं, उसका वॉल्यूम आपको पता होता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी होती है। कंसंट्रेशन निकालनी होती है तो आप कलर के लिए उसमें इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर डालते हैं, वो आपको क्या बताता है कि एंड पॉइंट आ चुका है, ये आपको बताता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने क्या किया, क्या टाइट्रेशन में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले आपने ब्यूरेट के अंदर क्या लिया, एक सोल्यूशन लिया जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, जिसकी वॉल्यूम भी आपको पता होती है और कंसंट्रेशन भी आपको पता होती है प्यारे बच्चों। फिर हम बात करें कि हमने क्या लिया, कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया आपने, अननोन सोल्यूशन लिया। अननोन सोल्यूशन से मीन्स क्या है कि कंसंट्रेशन आपको नोन नहीं है,
लेकिन वॉल्यूम तो आप कितना लेंगे वो तो आपको नोन है, हाँ जी भाई नोन है। फिर आपने क्या लिया, इंडिकेटर लिया। इंडिकेटर क्या करता है प्यारे बच्चों कि एंड हो चुकी है रिएक्शन तो उसका हमें पता लगाता है, क्योंकि इंडिकेटर से क्या होता है, कलर प्रोड्यूस होता है। जब रिएक्शन एंड हो जाती है, जब रिएक्शन पूरी समाप्त हो जाती है, जैसे हम एसिड और बेस का टाइट्रेशन करते हैं, तो जब पूरी तरह से कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट न्यूट्रलाइज हो जाता है तब क्या होता है, रिएक्शन खत्म हो जाती है। रिएक्शन खत्म होती है वो हमें कैसे पता चलता है, इंडिकेटर के डालने की वजह से जो उसमें कलर आया है उससे पता चलता है। जैसे आपने और कोई रिएक्शन की हो नहीं की हो, आपने पिंक कलर का सोल्यूशन तो बनाया ही होगा। पिंक कलर का सोल्यूशन नहीं आता था तो हम जबरदस्ती हटा देते थे, लेकिन बनाया तो होगा। 10th क्लास में आपने ये किया होगा प्रैक्टिकल। टाइट्रेशन आपको टॉपिक दे रखा है, तो टाइट्रेशन क्या कह रहा है, अ प्रोसीजर इन विच अ सॉल्यूशन ऑफ नोन वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सॉल्यूशन ऑफ नोन वॉल्यूम। एक आपने सॉल्यूशन लिया, प्रैक्टिकल में जैसे लेते हैं ना वैसे लेते हैं, अरे भैया बन जा। हमने क्या बनाई, ब्यूरेट बनाई। ये इसका ऐसा मुंह होता है, गोल गोल मुंह होता है, यहाँ पर इसका नोब होता है जिससे आप बंद चालू करते हैं। उसके बाद आपका इधर से आपने डाला जो भी आपका नोन अननोन सोल्यूशन था, और ये इसमें मेजरमेंट्स के मार्क्स होते हैं। ऊपर आपने क्या डालेंगे, आप नोन सोल्यूशन डालेंगे। नीचे आपने क्या लिया, ब्यूरेट नहीं, कॉनिकल फ्लास्क लिया। कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा डालते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में पहले से आप कुछ लेते हैं, जो कुछ लेते हैं वो आपका अननोन सोल्यूशन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अननोन सोल्यूशन होता है। फिर आपके पास एक छोटा सा बीकर होता है, छोटे से बीकर में आप डालते हैं ऐसा कांच का वो जो जिससे निकालते हैं, उससे आप इसमें इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर से क्या होता है, आपको रिएक्शन एंड होने पर कलर का, क्योंकि इंडिकेटर कलर प्रोड्यूस करता है, तो रिएक्शन एंड होने पर आपको पता चल जाता है कि रिएक्शन हो चुकी है, तो आप इस नोब को बंद कर देते हैं। लेकिन आजकल के क्या होते हैं कि हमारा कलर नहीं आ रहा है मैडम, पड़ोस वाले का आ चुका है, तो हम तो भैया खोल देंगे और जब तक आएगा नहीं ना कलर तब तक अड़ाएंगे। टाइट्रेशन जब होती है तब क्या होता है कि नॉर्मली 1 ड्रॉप से हम टाइट्रेशन करते हैं। 1 ड्रॉप डाली, इसको मिक्स किया, फिर 1 ड्रॉप डाली, फिर कॉनिकल फ्लास्क को हम मिक्स करते हैं, फिर 1 ड्रॉप डालते हैं, तो ड्रॉप वाइज टाइट्रेशन की जाती है। लेकिन आजकल टाइट्रेशन का बहुत ही गंदा मतलब निकाल चुके हैं कि हमको तो कलर लाना है, बस इसी से मतलब है। बट ऐसा नहीं है बच्चों, टाइट्रेशन आप प्रॉपर करें तो आपको प्रॉपर वॉल्यूम का पता चलेगा कि इतना वॉल्यूम आपने खर्च किया है किसके लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तब आप इसकी और इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे, और इसके जिसके कंसंट्रेशन आपको नोन नहीं है उसके भी कंसंट्रेशन आप निकाल पाएंगे। तो जनरली टाइट्रेशन का मतलब यही होता है कि आप एक नोन वॉल्यूम और नोन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लेते हैं, दूसरी साइड आप अननोन कंसंट्रेशन एंड नोन वॉल्यूम का सोल्यूशन लेते हैं, जो कि अननोन सोल्यूशन होता है आपका। ठीक है, यही आपका टाइट्रेशन था। उसके बाद टाइट्रेशन यूजुअली 3 कंपोनेंट्स टाइट्रेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब टाइट्रेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स, 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन बोथ आर नोन। आपने ब्यूरेट में क्या लिया, नोन सोल्यूशन लिया। नोन सोल्यूशन क्या था आपका, जिसकी आपको कंसंट्रेशन भी नोन है एंड आपको इसका वॉल्यूम भी नोन है, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहलाता है बच्चों। सेकेंड आता है आपका अननोन सोल्यूशन। अननोन सोल्यूशन क्या होता है, जिसकी वॉल्यूम आपको नोन हो लेकिन जिसकी कंसंट्रेशन आपको नोन नहीं हो।
क्योंकि हम टाइट्रेशन कर क्यों रहे हैं, टाइट्रेशन कर ही इसीलिए रहे हैं कि एक हमारे पास नोन है, एक अननोन है, नोन की हमें सब पता है, अननोन की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अननोन सोल्यूशन, जिसकी वॉल्यूम हमें नोन है लेकिन कंसंट्रेशन नोन नहीं है। कंसंट्रेशन ही हम निकालते हैं किसके थ्रू, टाइट्रेशन के थ्रू प्यारे बच्चों। थर्ड बात करते हैं हम इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या होता है, मैम ने बताया आपको कि छोटा सा आपके पास बीकर होता है जिसमें आप ऐसे निकाल के और उससे इंडिकेटर को डालते हैं किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में। इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर का सिर्फ यही काम है कि वो रिएक्शन एंड होने पर आपको बताता है कि रिएक्शन एंड हो चुकी है। अब कैसे बताएगा, चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बता पाएगा, मैम बता रही है बोल के, लेकिन ये बोल के नहीं बताएगा ना इंडिकेटर। कैसे बताएगा, ये क्या करेगा, इसमें कलर प्रोड्यूस करेगा। अलग अलग टाइप के इंडिकेटर होते हैं, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर का अलग अलग कलर होता है, और अलग अलग जैसे एसिडिक है, बेसिक है, उस हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर आप डालते हैं। जनरली आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन डालते हैं और इसका पिंक कलर आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। इंडिकेटर की बात करें हम तो सब्सटेंस विच इंडिकेट्स एंड पॉइंट, ऐसा सब्सटेंस जो एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है, यानी कि आपकी रिएक्शन समाप्त हो चुकी है, इसका पता आपको कैसे चलता है, इंडिकेटर से चलता है। तो क्या इंडिकेटर इम्पोर्टेंट है, हाँ भाई इम्पोर्टेंट है, वरना आप तो भैया चालू करते रहो, इसको इधर का इधर कर दो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन हो गई, ठीक है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन एंड हो चुकी है, रिएक्शन का एंड पॉइंट आ चुका है। कंप्लीशन रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस इन स्टैंडर्ड एंड अननोन सोल्यूशन, जो भी आपने स्टैंडर्ड और अननोन सोल्यूशन लिया है उनके बीच में रिएक्शन हो चुकी है, वही आपको इंडिकेटर से पता चलता है। इंडिकेटर आपको क्या कर रहा है, आपकी रिएक्शन के एंड पॉइंट को बता रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब कुछ इसकी जैसे मतलब उसकी बात करें कैलकुलेशन की, तो क्या होता है, जैसे M1V1 इज इक्वल टू N2V2, M2V2 ये आपकी मोलैरिटी और वॉल्यूम है। इससे आप निकालते हैं कि जैसे एक नोन सोल्यूशन है और इधर अननोन सोल्यूशन है, तो क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिया हुआ हो, क्वेश्चन में आपको जैसे मोलैरिटी दी हुई है तो आप ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मलिटी दी हुई है तो N1x1 N2x2 N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नॉर्मलिटी दी हुई, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम होता है, ये बराबर होते हैं आपस में, इक्वलेंट्स बराबर हो रहे हैं ना वैसे। तो नॉन सोल्यूशन है उसके लिए जो भी मोलैरिटी या फिर वॉल्यूम दिया हुआ है उधर 1 डिनोट कर दिया, अननोन को लिए ये डिनोट कर दिया। अभी जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे इक्वलेंट्स को बराबर करके, तो उसमें भी N1V1 जो भी था, तो उसमें क्या हुआ था, 3 चीज़ें आपको दी होती है, एक चीज़ आपको निकालनी होती है। यहाँ पर भी सेम होता है कि आपको क्या दिया होगा, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होगा तो जैसे मोलैरिटी आपको दी हुई होगी, उसके बाद आपका वॉल्यूम दिया हुआ होगा। अब एक की मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन आपने निकालनी है किसकी, अननोन सोल्यूशन की, और इसका वॉल्यूम आप लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, तो वो तो नाप कर लेंगे कि हमने 10 ml लिया, 20 ml लिया, इधर आप भरेंगे। उसके बाद में जो वॉल्यूम जितना ख़त्म हो गया वो आपका V1 होगा कि कितना अमाउंट न्यूट्रलाइज करने में या फिर रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना अमाउंट लगा है, वो आपका V1 हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा जो भी कंज्यूम हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपके टाइट्रेशन था। इसके बाद हम एक आते हैं स्टॉक नोटेशन पे। क्या होता है स्टॉक नोटेशन, स्टॉक नोटेशन आपका चैप्टर लगभग एंड हो चुका है। एक चीज़ सी स्टॉक नोटेशन जो मतलब जनरली आती है, बच्चों को याद भी होती है, फिर भी अगर किसी बच्चे को याद नहीं है कि स्टॉक नोटेशन क्या होता है तो आप देख सकते हैं।
स्टॉक नोटेशन क्या होता है बच्चों, कोई भी आपको नाम दे दे, जैसे Fe, मतलब लिख कर देगा फेरस, या फिर आयरन लिखा, आयरन 2 ऑक्सीलेट। अब आपको इसका फॉर्मूला लिखना है, लेकिन जो आपको ये 2 दिया हुआ है रोमन में, तो ये क्या होता है, स्टॉक नोटेशन होता है कि रोमन में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है वो आपका क्या होता है, स्टॉक नोटेशन होता है। तो जो भी ऑक्सीडेशन लिखी जाती है इन रोमन लेटर, ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट या फिर गिवन इन रोमन, रोमन में जो भी आपको ऑक्सीडेशन दी जाती है वही आपका क्या होता है, स्टॉक नोटेशन होता है। अब इसको आप चेंज कैसे करेंगे, आपने लिया Fe, 2 का मतलब क्या है, ये आपको +2 में दिया हुआ है। ऑक्सीलेट क्या होता है, C2O4 -2 होता है। इसके आप फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला आपके पास क्या बन के आएगा, FeC2O4 जो इधर 2 और इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा और ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। तो स्टॉक नोटेशन का मतलब यही था। क्या ये डिफ़िकल्ट है? नहीं है। क्या आपको पहले से पता था? कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो अब पता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पता था तब भी। तो ये क्या होता है, आपका स्टॉक नोटेशन था। और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको कॉपर दिया है, कॉपर 1 क्लोराइड, क्या आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं? आपको ऐसे नेम से फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए बच्चों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना वो आपको फॉर्मूला दे डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट नेम दे, कुछ भी दे सकता है, सामने वाले की मर्जी है। कॉपर 1 दिया है, मीन्स कॉपर +1 है। क्लोराइड क्या होता है आपका, Cl-1 होता है। इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, CuCl हो जाएगा। 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तब भी वो ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड आप लेंगे तो कॉपर आपका किस में है, +2 में है प्यारे बच्चों। ऑक्सीलेट नहीं लिखा हुआ है, ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो O-2 है। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएंगे तो CuO बना। ये तो आपको पता भी होगा, ब्लैक कलर का होता है। कॉपर जब ऑक्साइड से रिएक्ट करता है ब्लैक कलर का प्रोडक्ट देता है। और एग्जाम्पल की बात करें हम तो हमने ले लिया, नेक्स्ट पेज पे ले लेते, किसी फर्क पड़ रहा है। हमने ले लिया कॉपर 1 ऑक्साइड। क्या आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं? यही स्टॉक नोटेशन क्या है, ये लिखा हुआ रोमन लेटर में 1, ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन लेटर में लिखना ही क्या है, स्टॉक नोटेशन है प्यारे बच्चों। तो आपको मैम जो नेम या वर्ड इक्वेशन या वर्ड दिया हुआ है उससे क्या लिखना बता रही है, फॉर्मूला लिखना बता रही है। कॉपर है आपके +1 में है, ऑक्साइड आपका -2 में है, क्या बनेगा, Cu2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो O। ये आपका क्या बना, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना। उसके बाद और एग्जाम्पल की बात कर ले हम तो जैसे लेड आपका +2 में दे रखा है। उसके बाद लेड का क्लोराइड आप बना दें तो लेड क्लोराइड की बात करेंगे तो लेड होता क्या है, पहले वो तो बताओ। Pb उसका साइन होता है, +2 चार्ज दे रखा है। क्लोराइड Cl- होता है, क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट दे देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया होगा। होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। यहाँ पर आपके रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हो चुका है।
तो थैंक यू प्यारे बच्चों आज के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।